हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 मिस्टेक्स जो सीएसआर नेट लाइफ साइंस एस्पिरेंट्स करते हैं। तो ये 10 गलतियां अगर तुमने भी की तो जेआरएफ सिर्फ एक सपना बन जाएगा। ठीक है, वीडियो के बीच में 4 नंबर वाली मिस्टेक सबसे कॉमन है और तुम भी कर रहे हो शायद। ठीक है, आखिर तक देखना क्योंकि हर पॉइंट में सल्यूशन भी मिलेगा। तो लेट्स बिगिन। ठीक है, पहला जो पॉइंट है वो है सिलेबस को हाफ हार्टेडली देखना। पहले तो पहला स्टेप है सिलेबस को प्रिंट आउट करो एनटीए के वेबसाइट से, ठीक है, या सीएसआईआर के वेबसाइट से। उसका ना इन डेप्थ एनालिसिस करो, उसके जो पॉइंट्स हैं उसके सब पॉइंट्स बनाओ। ठीक है, वहाँ पे जो सब पॉइंट्स दिए गए, हेडिंग दिए गए, उसके बीच में जो पॉइंट्स दिए गए उसके भी सब पॉइंट्स बनाओ एंड उसको एनालाइज करो। ठीक है, ये पहला स्टेप है। उसके बाद PYQ को एनालाइज करना नहीं करना एंड सिर्फ सॉल्व करना। अगर तुम सिर्फ PYQ सॉल्व कर रहे हो, पेपर को एनालाइज नहीं कर रहे हो, तो जो गलती तुम कर रहे थे वही गलती तुम करोगे। ठीक है, तो 5 ईयर का एटलीस्ट PYQ तुम क्या करो, टॉपिक वाइज सॉल्व कर लो। एक बुक आता है IFAS का जिसका प्राइस आता है ऑलमोस्ट 900। ठीक है, उसको ख़रीद लो, उसमें ना टॉपिक वाइज दिया हुआ है PYQ, उसको तुम सॉल्व कर लो। ठीक है, ये कर सकते हो PYQ एनालाइज करने के लिए। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो मिस्टेक होता है वो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ना होना एंड ज़्यादा रटने वाली चीज़ रट्टा मारना। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अगर नहीं है ना, तुम पार्ट सी में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। पार्ट सी के क्वेश्चन में तुम एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे क्योंकि वो मेमोराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है वहाँ पे, बट पार्ट सी में नहीं बना पाओगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाना है। वीडियो देखो, एनिमेशंस देखो, यूट्यूब में पड़े हुए हैं फ्री में, तो उसको देखो, एनालाइज करो, चैट जीपीटी यूज़ करो, तो उसमें तुम्हारा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाता है। उसके बाद जो फोर्थ मिस्टेक है, सबसे कॉमन मिस्टेक है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं करना। कहाँ पे? एग्ज़ाम पे। एग्ज़ाम में जो 3 आवर मिलता है उसमें कितना टाइम पार्ट ए को देना है, पार्ट बी को देना है, पार्ट सी को देना है, इसको डिसाइड ना करना। ठीक है, मैंने जो एग्ज़ाम क्लियर किया था उसमें पार्ट सी को मैंने 1 आवर 15 मिनट दिया था, पार्ट बी को मैंने 1 आवर 20 मिनट दिया था, उसके बाद पार्ट ए किया था। मैंने पार्ट सी फर्स्ट किया था, पार्ट बी उसके बाद किया था, पार्ट ए सबसे लास्ट में किया था। तो ये तुम मॉक टेस्ट में डिसाइड करोगे तो कौन सा पार्ट तुमको पहले करना है, कौन सा पार्ट तुझे बाद में करना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करता है। उसके बाद जो फिफ्थ मिस्टेक आता है पार्ट सी से डरना। बहुत लोग ना पार्ट सी से डरते हैं, पार्ट बी से नहीं डरते, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे लंबे होते हैं। सिंपल मतलब क्वेश्चन जहाँ पे ज़्यादा एक्सटेंसिव लंबे होते हैं तो उसको हम डरते हैं। ठीक है, वो डर को मिटाने के लिए देखो एक चीज़ समझ लो कि पार्ट सी में एक क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तुमको मान लो एक चीज़ को ढूंढना है। ठीक है, अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो तुम अच्छे से ढूंढ सकते हो ना। अगर कम मतलब इन्फॉर्मेशन ही कम है तो उसको क्या ढूंढोगे तुम। ठीक है, तो ऐसा मानो कि पार्ट सी में ना तुमको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है एक चीज़ को आंसर को ढूंढने के लिए, तो इजी होता है पार्ट सी में आंसर को ढूंढने के लिए। एंड देन पार्ट बी, अगर ये माइंडसेट तुम रखते हो तो पार्ट सी में तुम सर्वाइव कर जाओगे और डर नहीं लगेगा। डर की वजह से मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख के ही डर लगता है। उसी डर को निकालने के लिए पहले तुम ये समझ लो कि जिस क्वेश्चन में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया गया है वो क्वेश्चन सबसे इजी होता है निकालने के लिए आंसर, क्योंकि आंसर के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। ठीक है, पार्ट बी में तो 1 लाइनर होता है। 1 लाइनर में क्या बताऊँगा तुम्हें, एक ही लाइन होता है, उसमें तुमको आंसर चूज़ करना होता है। ठीक है, बट पार्ट सी में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, तो उसको डरो मत। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर जो इशू है मिस्टेक करते हैं कि कोचिंग पे नोट पे ब्लाइंडली डिपेंड करते हैं। कभी ना कोचिंग का नोट कंप्लीट नहीं होता, 100% कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, उसमें भी फ्लॉज होते हैं, उसमें भी क्या होते हैं, लिमिटेड चीज़ें होती हैं। तो कभी ना कभी PYQ को एनालाइज करने के बाद ना आपको ऐसा करना है कि एक नोट ऐड ऑन करना है हमेशा, कि जो तुमको लग रहा है कि ये शायद एग्ज़ाम में आ सकता है, तो उसको तुमको नोट को फ्लेक्सिबल रखना है। ऐसा नहीं है कि कोचिंग का जो भी नोट है उसको ब्लाइंडली पढ़ो, क्योंकि वो लोग तो भगवान नहीं है ना, कुछ भी बना रहे हैं अगर उसी से ही क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको पढ़ो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कोचिंग का नोट ख़राब है, उसको पढ़ो, उसके साथ भी नोट ऐड ऑन करो हमेशा। ठीक है, जो तुमको लग रहा है कि एग्ज़ाम में आने वाला है। उसके बाद
सब्जेक्ट को थोड़ा वेटेज देना सीख जाओ। कुछ सब्जेक्ट होते हैं जैसे एनुअल फिजियोलॉजी का यूनिट है, उसमें से 2-3 साल से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, 7-8 मार्क ही आ रहे हैं। और एक सब्जेक्ट है जैसे इकोलॉजी, उसमें से 25 मार्क तक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो वेटेज देना सीख जाओ, कौन से यूनिट को कितना वेटेज देना है ये थोड़ा सीख जाओ, ठीक है। उसके बाद है रिवीजन का प्लान नहीं होना। एक रिवीजन का प्लान बनाओ जिसको 3-2-1 स्ट्रैटेजी बोलते हैं। 3-2-1 मतलब 3 दिन में एक रिवीजन करो, फर्स्ट रिवीजन, उसके बाद 2 वीक के बाद एक रिवीजन करो, सेकेंड रिवीजन, उसके बाद 1 मंथ के बाद एक रिवीजन करो, उसको बोलेंगे थर्ड रिवीजन। ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, देखोगे सारी चीज़ माइंड में आने लगेंगी। इस हिसाब से प्लान बना लो रिवीजन का, ठीक है। उसके बाद 9th मिस्टेक जो करते हैं, मॉक टेस्ट ना देना। हम सोचते रहते हैं कि हाँ हमारा कंप्लीट हो जाएगा एक बार चैप्टर तो उसको मॉक टेस्ट दे देंगे। नॉलेज कभी कंप्लीट नहीं होता, नॉलेज कभी 100% एक्वायर नहीं होता, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देना है उससे पहले भी देखो, मॉक टेस्ट में जहाँ पे गलती हो रहा है उसी कॉन्सेप्ट को बैकवर्डली जाके सॉल्व करो। जैसे मॉक टेस्ट में एक क्वेश्चन नहीं आया तो वहाँ पे जाओ, उसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को देखो, उसी क्वेश्चन को एनालाइज करो, कॉन्सेप्ट को देखो, उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ लो, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वहाँ पे आ जाएगी। और जो तुम चीज़ गलती करोगे ना एक बार, वो दिमाग में प्रिंट हो जाता है, वो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है। इसमें तुम टाइम मैनेज भी करोगे मॉक टेस्ट में, ठीक है। और 10th मिस्टेक जो होता है कि रैंक के पीछे भागना, ये परसेंटाइल सिस्टम है। इस पर क्लियरली ये डिपेंड करता है कि तुम्हारा रैंक कि कितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और उन बच्चों में से कितने लोग टैलेंटेड हैं, कितने लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं या तुमसे अच्छे हैं, ठीक है। तो मार्क के पीछे भागो, मार्क 120+ मार्क अगर तुम स्कोर कर रहे हो तुम सेफ हो JRF के लिए, ठीक है। तो मार्क के पीछे भागो, रैंक के पीछे मत भागो। ये मेरा नंबर है, कोई भी डाउट हो यहाँ पे मैसेज कर देना, कॉल मत करना, मैसेज कर देना, मैं रिप्लाई दे देता हूँ, ठीक है। ओके, ये था मिस्टेक्स जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। 28 जुलाई को है लाइफ साइंस का एग्ज़ाम, तो इसको तुम इसी मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हो अपना एक बेटर स्कोर बनाने के लिए। तो इसको एक बार देख लो लास्ट तक, ठीक है। और तो कौन कौन सी गलती तुमने की है इसके अंदर, तो नीचे कमेंट में लिखो, मिस्टेक नंबर लिख के बताओ। एंड 3 से ज़्यादा अगर गलती यहाँ पे तुम कर रहे हो, अप्लाई हो रहा है तुम्हारे केस में, तो अभी सुधार लो। एंड फ्री CSIR नेट मॉक टेस्ट का एक वीडियो आने वाला है इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड JRF को अपना सपना जो है JRF उसको निकालो एंड एंजॉय करो, ठीक है। थैंक यू।